इस वक्त बजे निहायत ही अहम डिबेट जारी है और मुझसे पहले काफ़ी तफसीली बहस हो चुकी है और ज़ाहिरी बात है कि मेरे बाद भी मेरे मौज़िज़ कलीग्स इस बहस को जारी रखेंगे। मैं सबसे पहले तो यहां पर क्योंकि कुछ गिले हुए एक दूसरे से हुए, सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं किसी की जात के हवाले से बात ना करूं, क्योंकि यहां पर जो डिबेट जारी है वो किसी के जात पे नहीं हो रही, वो बजट पर हो रही है और जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से हो रही है। सियासी बात जरूर करूंगा और सिर्फ तनकीद भी नहीं करूंगा, बल्कि तनकीद के साथ साथ मेरी ये कोशिश होगी कि मैं हुकूमत को कुछ तजावीज भी दे सकूं। तवक्कुआत हर एक बजट से होती है चेयरमैन साहब, और पिछले साल भी और इस साल भी हस्ब रिवायत लोगों की तवक्कुआत थी, और लोगों की तवक्कुआत इसलिए भी कुछ ज्यादा थी कि हर सियासी जमात का अपना एक बयानिया होता है, एक नैरेटिव होता है, एक पैगाम उनका होता है। हक हासिल होता है हर सियासी जमात को। मौजूदा जो हुक्मरान जो है उसका नैरेटिव, उसका बयानिया, उसका पैगाम लोगों के लिए जाहिरी बात है यह कि पाकिस्तान के जो मुश्किलात और मसले हैं उनका हल उनके पास है और उनको वो हल करेंगे, और उनको हल करने के लिए उन्होंने मंसूबाबंदी कर रखी है और उन मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए उनके पास एक बेहतरीन टीम भी दस्तयाब है। ये बातें 2018 के इलेक्शंस से पहले और 2018 के इलेक्शंस के दौरान की जा रही थी, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि नया पाकिस्तान बना है या नहीं बना और लोग किस हद तक मुतमईन है। मेरे ख्याल से हम जितनी भी बहस इस पे कर ले नतीजे तक पहुंचेंगे। इसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त यहां पे कहा गया कि इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है जब दोबारा इंतखाबात होंगे, तो इसका फैसला तो उन्हीं पे छोड़ देते हैं। यहां पर जब उस दिन मेरे मौजूद भाई बजट स्पीच कर रहे थे अपनी, तो इन्होंने पिछली हुकूमतों का जिक्र किया, खराब माशी हालात का जिक्र किया, और फिर इन्होंने जो पेशरफ्त अपनी बयान की, और फिर इन्होंने कहा कि जी कोरोना की सूरत हाल से हमें ये मुश्किलात पेश आई। चेयरमैन साहब, मैं कोरोना से पहले की बात करूंगा, क्योंकि कोरोना के बाद तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया नक्शा बदल गया। कोरोना से पहले के टाइम पीरियड को अगर हम देखें चेयरमैन साहब, तो यह है अगस्त 2018 से लेकर मार्च 2020, क्योंकि मार्च के आखिर तक तो फिर सूरत हाल बदल गई थी। इन 19 महीनों में मैं सिर्फ फिगर्स दूंगा, मैं किसी की जात के हवाले से बात नहीं करूंगा। इन 19 माह में हमारे कर्जे जो है लोन्स, वो 30,000 अरब से बढ़कर 41,000 अरब रुपए पे चले जाते हैं। 30% डिवैल्यू हो जाता है, जिसके साथ बैठे बैठे हमारे कर्जों का साइज बढ़ जाता है। गैस और बिजली की कीमतें एक नहीं, दो नहीं, कई कई दफा जो है उनको बढ़ाया जाता है। पीओएल की प्राइसेस बढ़ती हैं, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, और साथ ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको भी बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से चेयरमैन साहब, इन्फ्लेशन पहले 6 पे पहुंचती है, 6 से 9 पे पहुंचती है, और 9 से फिर 13 पे पहुंचती है मार्च से पहले। और इसी तरीके से इसके नतीजे में
बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा होता है। और यह मैं नहीं कहता, यह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का कहना है। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, 2019 और 20 का जब 5,500 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट दिया जा रहा था, मैंने उस वक्त भी यह गुजारिश की थी कि यह टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, यह एम्बिशियस है। और यह टारगेट इसलिए एम्बिशियस था कि कोरोना की वजह से सिर्फ इसको रिविजिट नहीं करना पड़ा, कोरोना से पहले भी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया था कि 5,500 अरब रुपए इकट्ठे नहीं होने। और अब हफीज शेख साहब खुद यह तस्लीम कर रहे हैं कि एक एम्बिशियस टारगेट था। उसके नतीजे में होता क्या है चेयरमैन साहब, कि हम तो एक टारगेट दे देते हैं, वफाकी बजट भी उसके हिसाब से बन जाता है और सूबाई बजट भी उस हिसाब से बन जाते हैं। और कल को जब वो एम्बिशियस टारगेट मीट नहीं होता तो फिर एक बहरानी कैफियत होती है। मैं अपनी सूबे की मिसाल दूंगा, खैबर पुख्तनख्वा में इस वक्त उनको एनएफसी ट्रांसफर्स के हवाले से भी कमी का सामना है, और जो नेट हाइडल प्रॉफिट्स के पैसे उनको मिलने थे वहां पर भी उनको मुश्किलात है। उनके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है, या वो लोन लेंगे या वो डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो जाहिर बात है कि ये वो मुश्किलात है जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्रिएट करती हैं। इसके साथ साथ मैं अगर इस साल के टारगेट पर आऊं तो उस दिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी बजट स्पीच पे फरमाया कि जी जीडीपी 2019-20 में 3,000 अरब रुपए की कमी है, जीडीपी ग्रोथ -0.4% है, एफबीआई रेवेन्यू टारगेट में 900 अरब रुपए की कमी है, फेडरल गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में 102 अरब रुपए की कमी है, एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं और गुर्बत बढ़ी है। यह बजट स्पीच का हिस्सा है और यह हकीकत भी है। अब सवाल यह है कि यह सब सूरत हाल है और हमने टारगेट दोबारा रख दिया है 4,963 बिलियन रुपीज। क्या यह एक रियलिस्टिक टारगेट है? जब असद उमर साहब कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक शायद हमारे केसेस 10-12 लाख तक चले जाएं, क्या ऐसे हालात में इकोनॉमिक एक्टिविटी किक स्टार्ट करेगी? क्या इन हालात में 2.1% का जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे? क्या इन हालात में इन्फ्लेशन 9.1% से कम होकर 6.5% पर आ सकेगी? और क्या ये एक रेसिपी नहीं है एक दूसरे मिनी बजट के लिए? अगर हम रियलिस्टिक फिगर्स नहीं देंगे चेयरमैन साहब, हकायक को सामने रखेंगे, तो मुझे यह डर है कि दोबारा हमें एक मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा और शायद बहुत जल्द हमें जाना पड़े। अब मैं आता हूं कुछ तजावीज की तरफ चेयरमैन साहब। सबसे पहले मेरी गुजारिश यह होगी कि इंटरेस्ट रेट को 13.25% से 8% कर दिया गया है। अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जो मौजूदा मुश्किलात है ताजरों की, वो बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से तजवीज मैं ये दूंगा कि इसको 8% से कम 5 या 4% पे किया जाए, इसको मजीद कम किया जाए। और साथ में हुकूमत से यह गुजारिश करूंगा कि हुकूमत कोशिश करे कि वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक से कर्जे ज्यादा ना उठाए। हुकूमत जितना कमर्शियल बैंक से ज्यादा कर्जा उठाएगी उतना ही प्राइवेट सेक्टर के लिए गुंजाइश कम रह जाएगी कि वो कमर्शियल बैंक से कर्जा ले सके। तो उनके लिए स्पेस और इंटरेस्ट रेट को कम करना, यह मैं तजवीज दूंगा। दूसरा चेयरमैन साहब, जो हमारे ताजिर हैं, इंडस्ट्री हमारी है और लो कंजम्पशन कंज्यूमर्स है, यानी आम आदमी जो है, उनके लिए कम से कम गैस और बिजली के टैरिफ को कम करना होगा। उनके लिए कम से कम हमें इंसेंटिव्स देने होंगे, क्योंकि आज की भी यह खबर थी कि शायद
SNGPL, फिर ऑगरा आ रही है मजीद कीमतों को बढ़ाने के लिए, अपनी पिटिशन को वो लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरी मेरी तजवीज एक्सपोर्ट्स के हवाले से होगी। ख्वाजा साहब यहां पे तशरीफ फरमा है। सियालकोट में चूंकि हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, वहां पर एक सहूलत थी, वहां पर जीरो रेटेड रिजीम की सहूलत थी पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, उसको हमने खत्म कर दिया। टैक्स रिफंड्स में चेयरमैन साहब बहुत सारी मुश्किलात आ रही है, लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो रही है लोगों के लिए, और इस वक्त वैसी भी बैनुल अक़वामी मार्केट में हमारी एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलात है। तो जीरो रेटेड रिजीम को दोबारा बहाल होना चाहिए। और साथ ही कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो पाबंदियां उनकी है, रिस्ट्रिक्शन है, उस तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। लेकिन यहां पे बात की गई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इस वक्त तैयार है तिजारत करने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से कुछ मुश्किलात और रुकावटें हैं। स्पीकर साहब तो यहां मौजूद नहीं है, मेरी गुजारिश उनसे यही होगी, मोहतरम असद कैसर साहब से, कि ईरान के बॉर्डर के हवाले से असद कैसर साहब ने कोशिश की, ईरान के बॉर्डर का मसला किसी हद तक हल हो गया। मेरी गुजारिश ही होगी कि वही कमेटी अफगानिस्तान के हवाले से भी इसको ले, और अफगानिस्तान के साथ हमारी जितनी भी तिजारत है उस हवाले से उन मुश्किलात को खत्म किया जाए। अमीर हैदर खान साहब, आपका ये जो तजावीज है मुतल्लिका कमेटी को भेज देते हैं, वो उसको देख लेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। इसके साथ जी मैं बात करूंगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के इस साल के बजट एस्टिमेट्स हैं 450 अरब रुपए आने वाले साल के। 19 और 20 में ये एस्टिमेट्स थे 260 अरब रुपए, रिवाइज थे ये। अब सवाल ये उठता है कि 450 अरब जो आपने रखे हैं, इसका मतलब यह है कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को मैक्सिमम पर रखेंगे, पूरा साल मैक्सिमम पे रखेंगे, मैक्सिमम लिमिट पर। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें तेल की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, तो जाहिर ही बात है कि ये लेवी अगर हायर साइड पे रहेगी तो तेल की कीमत ग्रेजुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कम से कम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम होना चाहिए, ताकि लोगों तक आइंदा जो माली साल है उसमें भी उनको पेट्रोल कम प्राइस पे दस्तयाब हो। इसी तरीके से इसी के साथ मेरी तजवीज होगी कि सीएनजी सेक्टर को महंगा टैरिफ दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल, उनको इंडस्ट्रियल की जगह कमर्शियल टैरिफ दिया जाए, ताकि वो रिलीफ भी आम आदमी को पहुंचे। इसलिए कि अमीर आदमी की गाड़ी में सीएनजी इस्तेमाल नहीं होती चेयरमैन साहब, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनकी सवारियों में वो इस्तेमाल होती है। छठी सिफारिश मेरी एहसास प्रोग्राम। एक तरफ आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिलखुसूस कोरोना की वजह से, दूसरी तरफ एहसास प्रोग्राम की इसमें 21 अरब का इजाफा किया गया है। मेरी सिफारिश होगी कि कम से कम गुर्बत को देखते हुए, मौजूदा गुर्बत को और गरीबों की मुश्किलात को देखते हुए एहसास प्रोग्राम के एलोकेशन को डबल होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज चेयरमैन साहब, वो मांग रहे थे 100 अरब से ज्यादा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उनके लिए रखा गया है 64 बिलियन। यूनिवर्सिटीज में इस वक्त फीस का प्रॉब्लम है, एग्जाम्स नहीं है, वो आमदनी उनकी नहीं है। अगर हम उनको कम पैसे देंगे तो यूनिवर्सिटीज के लिए मामलात को चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मेरी यह सिफारिश है कि हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट साइड पर भी और नॉन डेवलपमेंट साइड पर भी, दोनों पर उनके जो एलोकेशंस है उनको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत तफसीली बात नवीद कमर साहब ने की, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, वहां पर इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमने जो पैसे रखे, और ये मैं नहीं कहता कि मरकज सिर्फ करे, मरकज और सूबे मिलकर करे। हमने अगर चीजें दिल के लिए रखे हैं 10 अरब, इस एलोकेशन को बढ़ाएं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। और इसी तरीके से जो वाटर सेक्टर की स्कीम्स है, जो इरिगेशन सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
पीएचडी में भी उसकी एलोकेशंस को बढ़ाया जाए ताकि उसकी टाइमली कंप्लीशन हो सके, वो मुकम्मल हो सके। 2-3 मेरी तजावीज रह गई हैं। तनख्वाहें, चेयरमैन साहब और किसी से ना पूछे, स्पीकर साहब मैं कुछ तजावीज रख रहा था हाउस के सामने और उसमें से एक तजवीज यह है कि तनख्वाहें, हम ये तस्लीम कर रहे हैं एक तरफ कि महंगाई बढ़ी है, हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि पहले भी माशी बहरान था और अब कोरोना की वजह से मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकारी एहलकार जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, हमने किसी के कहने पर उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाने का फैसला किया और जिनके कहने पे हमने किया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस हाउस को भी पता है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये आईएमएफ के पे लिस्ट पे नहीं है, ये पाकिस्तान की पे लिस्ट पे अगर सेम गुंजाइश पैदा कर सकती है तो मरकजी हुकूमत क्यों गुंजाइश पैदा नहीं कर सकती? कम से कम 10% इंक्रीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए, कम से कम 10%। और इसके साथ मैं हेल्थ की बात करूंगा। हेल्थ में फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए जो पैसे रखे गए हैं और जो बेटर हेल्थ सर्विसेज के लिए वबाई अमराज के हवाले से पैसे रखे गए हैं, मैं ये समझता हूं कि वो एलोकेशंस भी नाकाफी हैं। एक तरफ हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कमजोर है, दूसरी तरफ अगर हम एलोकेशंस को देखें तो एलोकेशंस इतनी ज्यादा नहीं है, ये भी सूबों और मरकज ने मिलकर करना है। और एमडीजीज, उस दिन मिनिस्टर साहब ने अपने बजट स्पीच में एमडीजीज का जिक्र किया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये पैसे किस मकसद के लिए कहां खर्च हो रहे हैं, प्लीज हमें बता दिया जाए। अगर हलकों में काम करने हैं और कौमी असेंबली के मुंतखब मेंबरान के हलकों में काम करने हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, सब वोट लेकर आए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या सिर्फ उस तरफ की बेंचेस जो हैं, क्या सिर्फ वो बेंचेस जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? अगर उनके हलकों में उन लोगों के काम हो रहे हैं या होंगे, आया ऑपोजिशन के हलकों का यह हक नहीं बनता? आया जिन लोगों ने ऑपोजिशन को वोट दिया उनको हम इस बात की सजा दें? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अगर करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरी गुजारिश है कि ये जितनी भी फंड्स हैं प्लीज मिलकर ये फैसला करें। आए 1 साल 2 साल सब गुजारा करते हैं, अपने हलकों के काम को छोड़ते हैं, ये सारा पैसा उठाए और एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में इसको इन्वेस्ट करें ताकि वहां पर बेहतरी आ सके। और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा स्पीकर साहब, एनएफसी के हवाले से, चूंकि ये रिलेटेड है। वजीर आजम साहब का भी एक बयान मैंने देखा, उन्होंने 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड के हवाले से अपना ओपिनियन दिया है, जो उनका अपना ओपिनियन है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स, विफाक की जितनी अहमियत है उतनी ही और शायद उससे ज्यादा अहमियत स्पीकर साहब सूबों की भी है। एनएफसी अवार्ड जिस पे आज एतराज किया जा रहा है, स्पीकर साहब आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, बलोचिस्तान की पसमानगी से आप ज्यादा वाकिफ हैं। इसी एनएफसी के अवार्ड के नतीजे में जिस पे आज तनकीद की जा रही है, इसी एनएफसी अवार्ड ने बलोचिस्तान के ट्रांसफर्स को प्रोटेक्ट किया है। पैसे जितनी भी कलेक्ट होते हैं, लेकिन बलोचिस्तान के लिए प्रोटेक्शन है, बलोचिस्तान को अपना पूरा हिस्सा मिलेगा, ये इसी एनएफसी की वजह से है। अब यह सोचना
कि जी सुबह से पैसे लेंगे हम तो पाकिस्तान मजबूत होगा, मेरे ख्याल से यही नहीं होगा स्पीकर साहब। सूबों को आप मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, विफाक मजबूत होगा। अगर सूबों को खुदा ना खास्ता हम कमजोर करेंगे तो विफाक भी खुदा ना खास्ता कमजोर होगा और अल्लाह ना करे मुल्क भी कमजोर होगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश होगी कि 18वीं तरमीम जैसे मसलों को तो छेड़ा ही ना जाए। और क्यों छेड़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे आप कैसे? आया उसके नंबर्स पूरे हैं? हो सकती है वो अमेंडमेंट। जो चीज नहीं हो सकती उसको क्या छेड़ना? क्यों एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? और साथ में यह गुजारिश करूंगा कि एनएफसी के लिए सूबों को बिठाकर और मिलाकर एक मुनासिब माहौल क्रिएट किया जाए। जो इत्तेमाद का फुकदान स्पीकर साहब उसको खत्म किया जाए ताकि मरकज और सूबे बैठे और जो भी वसाइल है कम या ज्यादा उसका फैसला करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है एनएफसी का मसला। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्पीकर साहब, आपसे पहले चेयरमैन साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आपने मुझे मौका दिया। यही मेरी चंद गुजारिशात और तजावीज थी जो मैं इस बजट के हवाले हाउस के सामने रखना चाहता था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।